नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस और आईपीएस में कौन सबसे ताकतवर होता है। आईएएस और आईपीएस दोनों में से किसी एक को सबसे शक्तिशाली बताने से पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं ताकि इन पदों की क्षमता, ताकत और पावर की सही जानकारी आपको मिल सके। लेकिन अक्सर लोगों के माइंड में ये विचार आते हैं कि आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल अधिकारी होता है। आज का हमारा सिद्धांत रहेगा कि हम आपको बारीकी से इन पदों की बेसिक जानकारी दे सकें। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आईएएस और आईपीएस हमारे देश की सबसे पावरफुल पोस्ट होती हैं। हम आपको बता दें, आईएएस तथा आईपीएस दोनों पदों पर जो ऑफिसर नियुक्त होते हैं वह यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। जबकि आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। जो कैंडिडेट चॉइस फिलिंग में आईपीएस को प्रेफरेंस देते हैं और फिजिकल मापदंडों को पूरा करते हैं, रैंक के आधार पर उन्हें आईपीएस पोस्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं आईएएस की। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करते हैं उन्हें आईएएस अधिकारी बनाया जाता है। आपको बता दें, सिविल सेवाओं में कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं जिनके लिए उम्मीदवार चयनित होते हैं। मूल रूप से बात करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। इसमें पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी है सेंट्रल सर्विसेज। आईएएस और आईपीएस में जो लोग चुने जाते हैं उनको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। आज हम केवल आईएएस और आईपीएस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 2 चरणों में परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें सबसे पहले प्री परीक्षा होती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस परीक्षा होती है। इसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू का आयोजन करता है। प्रत्येक कैंडिडेट अपनी चॉइस के आधार पर इन पदों का चयन करते हैं। जैसे कोई आईएएस को तो कोई आईपीएस को चुनते हैं। आईएएस और आईपीएस दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, लेकिन दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भिन्न भिन्न होती है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लेकिन आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। आईएएस और आईपीएस की शुरुआती 3 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, जो लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होती है। उसके बाद जो कैंडिडेट आईपीएस की चॉइस किए रहते हैं, स्टार्टिंग में ही उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेजा जाता है, जहां वे पुलिस ट्रेनिंग करते हैं। यह चरण 11 महीने का रहता है, जहां वे इंडोर आउटडोर प्रशिक्षण लेते हैं। इन ट्रेनिंग के दौरान वे परेड, घुड़सवारी, शूटिंग इत्यादि तमाम आउटडोर प्रशिक्षण लेते हैं। इंडोर प्रशिक्षण में वे बुनियादी विषयों का अध्ययन करते हैं, जैसे पुलिस की ड्यूटी में आने वाली तमाम चुनौतियों से कैसे निपटना है, अधिकारी प्रशिक्षुओं की क्षमता का निर्माण करना है। इस प्रशिक्षण में अधिकारी प्रशिक्षुओं को नैतिक, चारित्रिक, व्यावहारिक कौशल, आदतें, मानदंड और शिष्टाचार का समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, ताकि ये प्रशिक्षु अधिकारी किसी जिले की कमान संभाले तो अनुशासित लीडर दिखें। अब बात करते हैं कि आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल व आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि ये है कि आईएएस अधिकारी ज़िलों में डीएम के रूप में कार्य करते हैं। ये पूरे ज़िले की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। ज़िले में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी डीएम का पूर्ण योगदान होता है। भीड़ जब आक्रोशित हो जाती है तो फायरिंग का आदेश भी डीएम साहब ही देते हैं, जबकि आईपीएस भीड़ पर
फायरिंग का आदेश नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफ़र के लिए डीएम साहब ही अप्रूवल देते हैं, जबकि एक आईपीएस एसएसपी रहते सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकते हैं, जबकि डीएम का कार्य क्षेत्र ज़मीनी रिकॉर्ड, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर में होते हैं। आईपीएस अधिकारी की प्राथमिक पावर की बात करें तो इनका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में लोग सुरक्षित रहें और ज़िले में सारे अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखें। एक आईपीएस अधिकारी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं कि अपराधों को रोकना, दुर्घटनाओं को रोकना। ये दुर्घटनाएं सामाजिक एवं आर्थिक हो सकती हैं। आपदा संचालन, अपराधों की जांच, एफआईआर के लिए पंजीकरण, राजनीतिक धार्मिक कार्यों के लिए अनुमति प्रदान करना। अब बात करते हैं वेतन की। सबसे पहले आईपीएस अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये होती है। ओवरऑल सैलरी 1,35,000 से 2.5 लाख तक बन जाती है। प्रमोशन के साथ साथ सैलरी में वृद्धि होती रहती है, जबकि डीजीपी होने के बाद सैलरी 2,50,000 से ज़्यादा हो जाती है। आईपीएस अधिकारियों को अन्य विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। सबसे पहले तो किसी भी आईपीएस को रहने के लिए घर मिलता है। उसके साथ साथ डेस्कटॉप में सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउस हेल्पर, ड्राइवर, मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि लग्जरी कार भी इसमें शामिल है। जबकि आईएएस अधिकारी की बात करें तो इनकी बेसिक सैलरी 56,100 रुपये होती है और ऑल अलाउंसेस को मिला के इनकी सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है। जबकि जैसे जैसे प्रमोशन होता रहता है सैलरी में वृद्धि हो जाती है। कैबिनेट सचिव तक यह सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है। मित्रों, हमने इस वीडियो में बहुत हद तक सब कुछ मेंशन करने की कोशिश की है। यदि कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में राय और प्रतिक्रिया अवश्य दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।